Hey everyone, this is Shazli and welcome back to Zoom Commerce. So in this particular session, we'll be covering a few MCQs related to business and management. So आज के इस सेशन के अंदर बिजनेस मैनेजमेंट के वेरियस टॉपिक से रिलेटेड कुछ MCQs कवर अप करने की कोशिश करेंगे फॉर द अपकमिंग NTA UGC नेट एग्जामिनेशन। ये सेशन जो है वो हेल्पफुल रहेगा उन एस्पिरेंट्स के लिए जो कि अपकमिंग NTA UGC नेट कॉमर्स, NTA UGC नेट मैनेजमेंट से प्रिपेयर कर रहे हैं, एज वेल एज अगर आप कोई और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या आपकी MBA MCOM के एंट्रेंसेस भी हैं तो आप ये वाला सेशन जो है वो देख सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। आप में से अगर कोई भी एस्पिरेंट CA के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो अनअकैडमी के ऊपर CA के लिए एक फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है 28 फरवरी 12 बजे। फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज रहेगा इसके अंदर और अगर आपकी रैंक आती है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। पूल ऑफ स्कॉलरशिप है 1 करोड़ का। और अगर आप नवंबर 2021 CA एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या मई 2021 एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको फास्ट ट्रैक बैचेस आए हैं जिसमें आपका 3 मंथ्स की ड्यूरेशन में अगर आप NET के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो जितना भी ड्यूरेशन बचा है एग्जामिनेशन के लिए उसके लिए एग्जैक्ट आपके लिए सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा इसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर। वेरियस टॉप एजुकेटर्स हैं जो आपको सिलेबस जो है वो कंप्लीट करवा रहे हैं। और अगर आपको एक एजुकेटर से, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल अकाउंटिंग आपको नहीं समझ में आती है किसी एक एजुकेटर से, तो अकाउंटिंग के भी बहुत सारे एजुकेटर्स अवेलेबल हैं, तो आपको जिससे समझ में आता है आप उससे पढ़ सकते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ एजुकेटर्स एंड सारे के सारे आपके टॉप एजुकेटर्स हैं जिनको काफी सारे सालों का एक्सपीरियंस है। अगर आप प्लान आउट कर रहे हैं फास्ट ट्रैक बैचेस के लिए जहां पे पूरा का पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आपको रिविजन का भी एंड में टाइम मिल जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी का CA फाउंडेशन या CA इंटरमीडिएट के लिए। मल्टीपल एजुकेटर्स हैं हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप ये कोड यूज कर सकते हैं शाजली भी। इस कोड को यूज करके आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के लिए। चाहे आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, चाहे आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं जिसके अंदर आपको प्रिंटेड बुक्स भी आपके घर पे जो है वो डिलीवर होंगी और एक पर्सनल कोच आपको जो है वो अलॉट किया जाएगा। स्टार्ट करेंगे आज के ये पर्टिकुलर सेशन के साथ में हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, हेनरी फ्यूल, a French industrialist, first analyzed what managers do and divided that work into functions. Now the study of management function that defines goals and establishes strategies to achieve them is called. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो हेनरी फ्यूल है ना, फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, मैनेजर को पहले क्या बोला कि भाई आप काम को पहले तो एनालिसिस करो, उसके बाद में इस काम को डिवाइड करो फंक्शंस में कि आखिर ये काम कैसे करना है। ये जो मैनेजमेंट का फंक्शन ये हेनरी फ्यूल बताने की कोशिश कर रहा है ना कि भाई पहले एनालिसिस करो उसके बाद में डिवाइड करो काम कैसे करना। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर प्लानिंग करना। देखो जब भी हम लोग ना प्लान आउट नहीं करते, आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, प्लान नहीं करोगे ना कुछ नहीं कर पाओगे कभी भी। तो प्लानिंग इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये गोल है ना JRF का, तो ये JRF के गोल तक पहुंचने के बहुत रास्ते हैं, आपको देखना है आपके लिए रास्ता कौन सा सही है, कौन सा ईजी है, कौन सा आप कह सकते हैं स्मार्ट वर्क आपका जहां पे लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है, अ प्लान डेवलप्ड टू कैरी आउट अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट इज नॉट लाइकली टू बी रिपीटेड इन फ्यूचर। सिंगल यूज प्लान, स्पेसिफिक प्लान, रिएक्शन प्लान या फिर डायरेक्शनल प्लान। जब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें तो पहले अपने माइंड में आंसर लेके आइए कि भाई आंसर क्या होना चाहिए, फिर मेरा आंसर सुनिए और देखिए कि आपका सही निकला क्या गलत निकला। सही निकला तो क्यों सही निकला आपका, यानी आपको एक्सप्लेनेशन भी पता होना चाहिए, और अगर गलत निकला ना तो क्यों गलत निकला, दूसरा वाला ऑप्शन क्यों सही है, ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। तो एक ऐसा प्लान बोल रहे हैं कि जब हम लोग प्लान बनाते हैं ना, प्लान कब किसके लिए बनता है, फ्यूचर इवेंट्स के लिए हमारा प्लान बन रहा होता है। तो जो भी आप प्लान बना रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए, ये प्लान आपका जो है ना एक समय के लिए नहीं बन रहा है, एक इवेंट के लिए बन रहा है खाली, और ये इवेंट के अलावा ये प्लान और कहीं एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं क्या, सिंगल यूज प्लान आपका। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ऑर्गेनाइजेशन विच हैज नो इंटरेक्शन विद इट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है भाई जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट से बिल्कुल भी इंटरैक्ट नहीं कर रही है, भाई एकदम आइसोलेशन के अंदर रह रही है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलेंगे। इस टॉपिक के ऊपर 2017 में NTA UGC नेट कॉमर्स के अंदर भी क्वेश्चन आया था, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन था आपका। तो यहाँ पे जो रिएक्ट नहीं करती, बिल्कुल इंटरैक्ट नहीं करती बाहर के ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, तो वो सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को या उस ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को हम लोग बोलते हैं ये क्लोज सिस्टम वर्क कर रहा है। ओपन सिस्टम कौन सा हो जाएगा, जो इंटरैक्ट करती है बाहर के एनवायरमेंट से।
नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहने की कोशिश कर रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग द मैनेजमेंट फंक्शन, जो कि पहले गोल को स्पेसिफाई करता है जिसको हमें अचीव करना है, भाई आपका टारगेट, आपका गोल, एंड तब हम लोग एडवांस में डिसाइड कर रहे हैं, पहले से डिसाइड कर रहे हैं कि भाई पहले ये जो एक्शन है, ये जो गोल है, इसको कैसे अचीव करना है, क्या तरीके हो सकते हैं अचीव करने के, क्या बोलते हैं इसको, अभी डिस्कस किया था हमने, दिस इज नोन एज प्लानिंग करना। तो एक ही देखिए क्वेश्चन है, एक ही पर्टिकुलर टॉपिक था, उसको पूछने के कई तरीके जो है आपके एग्जामिनेशन के अंदर हो सकते हैं। अब यही स्टेटमेंट को ये असेशन रीजनिंग में लिख सकते हैं, यही स्टेटमेंट के साथ में 3 और स्टेटमेंट्स लगा सकते हैं और आपको नीचे पूछ सकते हैं कि भाई बताओ इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है आपका। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्या कह रहा है। सुपरवाइजर इज अनदर नेम फॉर हुम, सुपरवाइजर इनमें से किसका दूसरा नाम है। देखो एक ये फैक्ट्री है, या आप कह लो ये एक मशीन है, ये मशीन पे बहुत सारे वर्कर काम करते हैं, तो इनको एक मैनेजर रहता होगा ना, जो इनको सुपरवाइज करता होगा कि भाई ऐसे करो काम, वैसे करो काम, ऐसे नहीं करना है, मशीनरी के ऊपर कोई दिक्कत आ गई, कोई परेशानी हो गई, तो कोई मैनेजर रहता होगा ना वहां पे। अब वो हायर लेवल का तो ऑब्वियस सी बात नहीं होगा भाई, वो सीईओ वगैरह तो नहीं हो सकते ना वहां पे, तो वो कौन सा मैनेजर होगा, ये होते हैं मेरे फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। इनके ऊपर आ जाते हैं आपके मिडिल, और उसके ऊपर आ जाते हैं आपके टॉप मैनेजर्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। अ मैनेजर रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट अमंग ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स, क्या कर रहा है, ये दो लोगों के बीच में क्या हो गया, लड़ाई हो गया है ना, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो एक मैनेजर है भाई, ये क्या कर रहा है, रुको रुको मैं सॉल्व करवाता हूँ, आप लोगों का क्या मैटर हो गया है बताओ मुझे, मैं सॉल्व करवाता हूँ। तो ये कौन सा फंक्शन कर रहा है ये वाला मैनेजर, ये आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है। अब देखो कंट्रोलिंग तो नहीं कर सकता, कंट्रोलिंग का मतलब तो क्या होता है कि भाई मैंने 10 रुपए का कॉस्ट सोचा था, कॉस्ट निकल करके आ रही है 11 रुपए की अभी, तो ये एक्चुअल अगर वेरी कर रहा है तो इसके अकॉर्डिंगली कंट्रोल करने की कोशिश करना कि भाई एक्चुअल अगर अलग नहीं, इसको बोलते हैं ना कंट्रोलिंग करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कमांड देना किसे कहते हैं कि तुमको ये काम करना है, तुमको वो काम करना है, इसको बोलते हैं कमांड देना। डायरेक्ट करना क्या करना है, कहते हैं डायरेक्शंस प्रोवाइड करना कि भाई इस पर्सन को इस पोजीशन के ऊपर रखना है या इस काम को इस तरीके से करना है, इसको बोलते हैं डायरेक्टिंग करना आपका। तो कंट्रोलिंग एक मेरा फंक्शन है मैनेजमेंट का, डायरेक्टिंग फंक्शन है, कमांडिंग मैं कह नहीं सकती, मैनेजमेंट का फंक्शन ही नहीं है, तो ये तो आपका ऑप्शन हो भी नहीं सकता यहाँ पे। फिर आ जाता है लीडिंग, लीडरशिप। अच्छा जब किसी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होती है, घर में ऐसे होता है ना, दो भाई बहन है उनके बीच में लड़ाई होती है, तो वो किसके पास में जाते हैं, अपने घर के लीडर के पास में जाते हैं ना, यानी घर का बड़ा, वो सुनेगा हमारी बात, उसके बाद में बताने की कोशिश करेगा, हम उसकी बात मानते भी हैं, वही काम तो है ना लीडर का। लीडरशिप का रोल ही तो अदा कर रहा है मैनेजर आपका, जब वो आपकी बात सुन रहा है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू मिन्सबर्ग management rules, dash rules are those that involve people and their duties that are ceremonial and symbolic in nature। क्या बोल रहा है यहाँ पे, मिन्सबर्ग के मैनेजमेंट रोल के हिसाब से इनमें से कौन सा रोल है जिसके अंदर हम लोग लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, उनकी ड्यूटीज को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यानी लोगों की यहाँ पे बात हो रहा है। बहुत इजी हो गया, जैसे ये वर्ड पढ़ा था आपने इन्वॉल्व पीपल, तो कौन सा इनमें से रोल है जहां पे हम लोग लोगों की बात करेंगे, भाई सीधे सीधे हटा दो, टेक्निकल के अंदर तो लोगों की बात नहीं कर सकते हम, इंफॉर्मेशन के अंदर में हम लोगों की बात नहीं कर सकते, इंटरपर्सनल, डिसीजनल, तो भाई डिसीजनल में भी देखो लोग इन्वॉल्व नहीं हो रहे ना, मतलब डिसीजनल हाँ लोगों के बारे में डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो गया भाई हमारा, इंटरपर्सनल लोन। इंटरपर्सनल लोन का मतलब हो गया, देखो नाम में ही यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पर्सनल। तो इंटरपर्सनल रोल की अगर हम बात करें तो इंटरपर्सनल रोल क्या हो गया आपका, इंटरपर्सनल रोल ऑफ अ मैनेजर, जहां पे एक मैनेजर को रिलेशनशिप बनाना है दूसरों के साथ में, उसको कहीं ना कहीं क्या करना है, अपने आप को एक लीडर के तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करना है, लोगों के साथ में इन्वॉल्व होना है, टीम बिल्डअप करनी है, कोच करना है, उनको मोटिवेट करना है, उनके साथ में हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप करनी है, दैट इज नोन एज इंटरपर्सनल रोल ऑफ एन
मैनेजर। नेक्स्ट देखिए, हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट की यहाँ पे बात हो रही है। तो हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट वर अ सीरीज ऑफ अर्लियर experiment that focused on option number A behavior in the workplace, ethics in the workplace, group norms या interpersonal dynamics। तो यहाँ पे अगर हम देखें हॉथरॉन स्टडीज जो है वो किस चीज के ऊपर फोकस करी थी आपकी। तो हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट क्या था, हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट में जो है आपकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी थी। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि चेंज या इम्प्रूवमेंट बिहेवियर के अंदर हम लोग स्टडी करने की कोशिश जो है वो कर रहे थे आपका हॉथरॉन स्टडी के अंदर। कहाँ पे ये स्टडी हुई थी, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक्स फैक्ट्री के अंदर ये स्टडी हुई थी, शिकागो के अंदर। लेट 1920s के अंदर ये स्टडी स्टार्ट हुई थी और अर्ली 1930s तक ये वाली जो पूरी स्टडी थी ना वो हमने यहाँ पे करी थी। ओके, और यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या किया गया कि वर्कर जो होते हैं ना वो हमारे हाईली रिस्पॉन्सिव होते हैं। एडिशनल अटेंशन अगर उनको मिलती है मैनेजर से और उनको अगर लगता है कि भाई मैनेजर हमारी केयर करते हैं, उनको हमारे काम में इंटरेस्ट है आपका। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है, सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज अकम्प्लिश्ड बाय ऑप्शन। जैसे आपको कहीं पे प्रोजेक्ट में पैसा लगाना ना, प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट बी है, प्रोजेक्ट सी है। तो अब आपको आपके पास में 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं। ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या हो गया, रास्ते भाई हमारे पास में 3 है रास्ते भी हमारे पास में। तो अब देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक को अगर हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया। ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है चूजिंग द ऑल्टरनेटिव विद हाईएस्ट स्कोर, choosing the one you like the best, selecting the alternative that has lowest price, selecting the alternative that is most reliable। तो हम लोग कौन सा चूज करने की कोशिश करते हैं, जो कि सबसे हाईएस्ट स्कोर के अंदर आया। मतलब जैसे मान लेते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे मैंने रैंकिंग कर दिया, तो जो सबसे ऊपर आएगा ना उसको चूज करने की कोशिश करते हैं हम लोग। अब हाईएस्ट स्कोर जो है वो किसी भी सेंस में हो सकता है, हाईएस्ट स्कोर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट हो सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी आपका ये सारी चीजें हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, कंसर्न फॉर, सो ऑप्शंस क्या क्या देके रखे हैं आपको यहाँ पे, ब्यूरोक्रेसी, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड सिस्टम। सामने सामने आंसर पता चल गया होगा आपको, एम्प्लॉय के बारे में कंसर्न कौन सा कर रहा है, यानी हम इंसानों के बारे में किस चीज के अंदर यहाँ पे बात हो रहा है, कौन सी मैनेजमेंट अप्रोच के अंदर बात हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। कहां पे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर अप्लाई करता है एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, जो लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं, उनकी थिंकिंग, उनकी फीलिंग, ये सारी चीजें जो है कहाँ पे स्टडी होती हैं, आपकी ओबी के अंदर, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर आपकी स्टडी होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग इट विद गोल्स एंड करेक्टिंग एनी सिग्निफिकेंट डेविएशन इज नोन एज। द प्रोसेस ऑफ मॉनिटर करना परफॉर्मेंस, कंपेयर करना उसको गोल्स के साथ में। भाई पहले तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रहे हैं कि भाई मेरा परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है, जो मैंने गोल रखा था वो क्या था, उसको इससे कंपेयर करना। उसके बाद में अगर कुछ डेविएशन हो गया है तो उसके अकॉर्डिंगली करेक्टिव एक्शंस जो है वो लेना। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इस प्रोसेस को, इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग करना। इसका मीनिंग अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन के अंदर देखा था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाइड बाय हेनरी फ्योल। अब यहाँ पे जो है हेनरी फ्योल के बारे में आपको जो है ना पूछा है, हेनरी फ्योल। अब देखिए हेनरी फ्योल के अगर हम बात करें तो 14 प्रिंसिपल्स दिए थे हेनरी फ्योल ने आपके, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब यहाँ पे अगर हम देखें ना तो एक ही प्रिंसिपल दिख रहा है हमको हेनरी फ्योल का, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, तो वही करेक्ट आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। हेनरी फ्योल की अगर मैं प्रिंसिपल की बात कर लूँ
तो अपने माइंड में बोलते हुए चल रहा और यहाँ पर देखते हुए भी चल रहा कि क्या यही है प्रिंसिपल्स आपके। एक तो उन्होंने बात करा डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में, फिर क्या बात करा इन्होंने अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क को आप क्या कह सकते हैं, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर भी कह सकते हैं इसको। अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी, फिर क्या बात हुई, डिसिप्लिन की यहाँ पे बात हुई। उसके बाद में बात हुई यूनिटी ऑफ कमांड की, यूनिटी ऑफ कमांड बोल लीजिए। उसके बाद में इसी तरीके का एक और आया क्या, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोल लीजिए, ये आया। फिर सबऑर्डिनेट ऑफ, सबऑर्डिनेशन किसका, सबऑर्डिनेशन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बात हुई यहाँ पे। फिर रेम्यूनरेशन की बात करी गई, रेम्यूनरेशन के बाद सेंट्रलाइजेशन की बात करी गई। फिर स्केलर चेन की बात करी गई, स्केलर चेन के बाद ऑर्डर की बात करी गई, इक्विटी की बात करी गई। फिर जो है इक्विटी के बाद में स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर की बात करी गई, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर की बात करी गई। फिर इनिशिएटिव की बात करी गई। फिर क्या बात हुई, एस्पिरिट दी कॉर्प्स। इतने प्रिंसिपल जो है हेनरी फ्योल ने डिस्कस किए थे। 14 प्रिंसिपल्स और सबका एक्सप्लेनेशन आपको ऑन टिप्स पता होना चाहिए, कौन कौन सा प्रिंसिपल क्या है ये नहीं एक एक लाइन में पढ़ लिया आपने, डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर इन प्रिंसिपल से असेशन रीजनिंग बनेगा तो उसके लिए आपकी अपडेटेड नॉलेज रिक्वायर्ड रहेगी। अपडेटेड का मेरा मतलब है इन डेप्थ नॉलेज यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगी। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 13 देखने की कोशिश करेंगे। भाई क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, हर एक सबऑर्डिनेट एक ही सुपरवाइजर को रिपोर्ट करे। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको देखा, कौन सा हो गया, अथॉरिटी, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन या यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सॉरी या ऑर्डर। तो यहाँ पे एक सबऑर्डिनेट जो है भाई कंफ्यूज हो जाएगा ना, अगर 2-3 लोग होंगे उसके ऊपर और उसे समझ नहीं आएगा किसको रिपोर्ट करना है, किसको बताना है, किससे परमिशन लेनी है, छुट्टी लेनी है, तो किसको बताना है काम कितना हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए। उस एक पर्सन को एक ही बंदा जो है कमांड दे रहा हो और वो एक ही पर्सन को रिपोर्ट कर रहा हो, वरना ये पता चल रहा है कुछ और कमांड दे रहा है, ये कुछ और कमांड दे रहा है। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट थिंकर क्रिएटेड अ रोल क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम बेस्ड ऑन हाउ मैनेजर्स स्पेंड देयर टाइम एट वर्क टू डिस्क्राइब अ मैनेजर्स रोल। इनमें से कौन सा मैनेजमेंट थिंकर है जिन्होंने क्या बोला, रोल क्लासिफिकेशन सिस्टम इन्होंने बनाया कि किस तरीके से जो मैनेजर है वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं काम के ऊपर। तो ये किसने बात करी थी, दिस वॉज टॉक्ड अबाउट हेनरी मिन्सबर्ग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, द असाइनमेंट ऑफ न्यू और एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू अ सबऑर्डिनेट। जो हम लोग नई या एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं ना एक सबऑर्डिनेट को, एक जूनियर को, उसको क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई साथ वाला तो बंदा नहीं देगा, ऊपर वाला है बंदा दे रहा है। तो ये जैसे मान लेते हैं मैनेजर है, ये अपने जूनियर को अगर कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी या कुछ दे रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये क्या कर रहा है, डेलीगेशन कर रहा है। तो दैट इज नोन एज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, which of the following is a function of how much decision making authority is pushed down to lower levels। कितनी अथॉरिटी डिसीजन मेकिंग की नीचे हमने जो है वो प्रोवाइड करी है। मेकिंग अगर ये ऐसा सेंटर पे डिसीजन मेकिंग हो रहा है ना सारा कुछ, तो इसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन होना। और जब यही चीज ट्रांसफर कर दी जाती है हर जगह, उसको हम लोग बोलते हैं, जैसे डिपार्टमेंट्स को दे दिया तो उसको क्या बोलेंगे, भाई हमने डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया है, अभी इनके डिपार्टमेंट से कोई भी चीज है, कोई भी डिसीजन लेना है तो ये अपना खुद ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, डिपार्टमेंटलाइजेशन किया और जिसके थ्रू हम डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो कर रहे हैं। If you guys are preparing for NTA UGC NET Commerce examination, तो NTA UGC NET Commerce की PDF notes भी अवेलेबल है चार्जेबल बेसिस के ऊपर, जिस फर्दर डिटेल्स के लिए आप स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर एज वेल एज ईमेल आईडी देख करके रखी होगी। आप वहाँ पे जो है ना ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं या टेक्स्ट ड्रॉप कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, आपको डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी PDF नोट से रिलेटेड।
क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है, द आइडिया दैट एम्प्लॉइज शुड ऑल्सो प्रिपेयर शेयर द प्रॉफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये आइडिया किसने दिया कि भाई ये जो एम्प्लॉय है, ये जो मेरा सबऑर्डिनेट है, ये भी प्रॉफिट के अंदर शेयर करे, क्योंकि इसने भी तो कंट्रीब्यूट किया है ना प्रॉफिट की तरफ, आपका क्या ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट हुआ है, तो इसमें इसका भी रोल है, जिसको भी शेयर करना चाहिए। किसने दिया ये कॉन्सेप्ट? दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय चार्ल्स बैबेज ने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट जो है हमारा दिया। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है, प्राइमरी बेनिफिट एमबीओ का क्या है? तो प्राइमरी बेनिफिट एमबीओ का क्या है? अवॉइड करना कंपटीशन, रेजिस्टेंस अगेंस्ट न्यू एंट्रेंस, एम्प्लॉय का मोटिवेशन इंप्रूव करना, या रिसोर्सेज इंक्रीज करना। एमबीओ है क्या? एमबीओ का मतलब भाई अगर मेरे ऊपर कोई मेरा बॉस है तो वो मेरे साथ में मिल करके मेरे लिए गोल सेट कर रहा है, तो हम दोनों लोग मिल करके मेरे लिए गोल डिसाइड करें, तो मुझे क्या लगेगा, अच्छा भाई ये तो मेरे को डिसीजन मेकिंग में शामिल कर रहा है, आई फील मोटिवेटेड। और क्योंकि वो गोल मैंने खुद ने मिल करके सेट किया है ना, तो मैं अपना और 200% एफर्ट देने की कोशिश करूंगी उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। सो आई बी वॉट, आई बी मोटिवेटेड। नेक्स्ट देखेंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 देखने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, विच फेमस मैनेजमेंट थिंकर वाज रिलेटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई आपकी आई थी, तो थ्योरी वाई या थ्योरी एक्स जो है वो किसने दिया आपकी? थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई वाज गिवन बाय ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए डॉगलस मैकग्रेगर ने ये थ्योरी जो है वो आपकी दी थी। अब मैकग्रेगर जो है जब उस टाइम पे वर्क करते थे MIT स्लॉन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में 1950s के अंदर, तो उन्होंने ये चीज जो है स्टडी करी एंड फर्दर इसको डेवलप किया 1960s के अंदर। इन्होंने क्या बोला था कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 टाइप के एम्प्लॉय होते हैं, एक कौन सी? एक आपके थ्योरी एक्स जो इन्होंने बात करी, एंड एक थ्योरी वाई वाले। थ्योरी एक्स के अंदर इन्होंने जो है अपनी बुक जो थी इनकी ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज, उसके अंदर इन्होंने 2 स्टाइल मैनेजमेंट के अंदर बताए थे। थ्योरी एक्स वाले जो है वो कौन सी मैनेजमेंट स्टाइल थी? दिस वॉज अथॉरिटेरियन। यहाँ पे ये क्या बोल रहे थे कि भाई ये जो मैनेजर है ना, ये क्या करेंगे, डांट के, आप कह सकते हैं पनिशमेंट, रिवॉर्ड, इस तरीके से काम कराने की कोशिश करेंगे। इन्होंने बोला एम्प्लॉइज, इस थ्योरी के अंदर बोला कि एम्प्लॉइज जो है ना उनको आपको बोलना पड़ता है, भाई काम करवाना पड़ता है। एम्प्लॉय डिसलाइक करता है काम को और आपको उससे काम कराना पड़ेगा, क्योंकि एम्प्लॉय क्या है, अनएम्बिशियस है, आपको उससे काम कराना पड़ जाएगा। ये बोला किसने? थ्योरी एक्स में। इन्होंने थ्योरी वाई जो इन्होंने दी थी, थ्योरी वाई इज ऑल्सो नोन एज पार्टिसिपेटिव के अंदर इन्होंने क्या बोला कि थ्योरी वाई क्या प्रीसपोज करती है कि जो वर्क है वो नेचुरल है एम्प्लॉइज के लिए, और एम्प्लॉय अपने काम को जो है ना बहुत अच्छे से जानता है और बहुत अच्छा मतलब वो एफर्ट डालने की कोशिश करता है, ही लव्स टू डू वर्क, और वो खुद में ही मोटिवेटेड रहता है काम करने के लिए। सो ये 2 थ्योरीज दी मैकग्रेगर ने। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, In Maslow's need hierarchy, a healthy work environment is an example of what type of need? तो मैस्लो के अंदर healthy work environment की बात कर रहे हैं। अब देखिए अगर मैं मैस्लो की थ्योरी देखी ना, तो मैस्लो की थ्योरी आई बिलीव सबने पढ़ रखी होगी। तो मैस्लो की थ्योरी कुछ इस तरीके का पिरामिड देने की कोशिश किया। सबसे नीचे इन्होंने कौन सी नीड रखी? फिजियोलॉजिकल नीड्स, या जिसको हम लोग कह सकते हैं बेसिक नीड्स आपकी। फिर कौन सी नीड आ गई? सेफ्टी। भाई हमारा रोटी कपड़ा मकान वाला जो बेसिक नीड है वो सेटिस्फाई हो जाएगा, तो फिर हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे? सेफ्टी के ऊपर आ जाएंगे। सेफ्टी के बाद में क्या आ जाएगा? सेफ्टी नीड्स के बाद में आपकी आ जाएगी लव एंड बिलोंगिंगनेस वाली जो नीड होती है, ये हो गया। उसके बाद में हमारे पास में आ जाता है सेल्फ एस्टीम वाली नीड्स, या एस्टीम आप इसको कह सकते हैं। एंड देन हमारे पास में आ जाता है क्या? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो 5 नीड्स की इन्होंने बात करी, तो भाई बेसिक नीड सेटिस्फाई हो गई, फिर हम सेफ्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सेफ्टी में ही तो बात करेंगे ना, एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, जो आप सिक्योरिटी वगैरह, इसकी यहाँ पे हम लोग सेकंड नीड के अंदर बात करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा
इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। सो आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरी टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देख के रखा होगा। टेलीग्राम के ऊपर मेरे जो भी सेशंस होते हैं मैं उसका नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर देती हूँ। एज वेल एज आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, उसके ऊपर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। इफ यू गाइज वांट टू कनेक्ट विद मी, विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन। और अगर आप मे 2021 अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फर्दर किसी भी सेशन के लिए अटेम्प्ट के लिए एनटीए यूजीसी एंड कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप नोट्स जो है वो परचेज कर सकते हैं। हमारे लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर उससे रिलेटेड भी दे दी होगी, व्हाट्सएप एंड जो है ईमेल के थ्रू आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। सो विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड डू लेट मी नो आप कौन कौन से और सेशंस चाहते हैं कि किस टाइप के सेशंस हम लोग कंडक्ट करें और किस किस एग्जामिनेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो। बाय बाय गाइस, टेक केयर।